क्या बताए थे पहला, याद कर रखे हैं? बोलिए। एटॉमिक रेडियस। दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी, या एनर्जी को एंथैल्पी भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और चौथा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो बनाइए ना हेडिंग, कौन सा चैप्टर है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको हम लोग और भी कौन नाम से जानते हैं? पीरियोडिक टेबल। एक एक करके चारों पढ़े। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हो गया? लिख दिए? तो पहला, एटॉमिक रेडियस। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? क्या होना चाहिए एटॉमिक रेडियस को? समझिए बात को। एटॉमिक रेडियस को होना क्या चाहिए? तो बोले सर कोई एटम ले लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए एटॉमिक। मानो कि लिथियम ले लेते हैं, एगो सोडियम भी ले लेते हैं, दो गो एटम को चेक करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटम के सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है, और बाहर में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन है लिथियम को। कै के इलेक्ट्रॉन पड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन पहले घर में और एक इलेक्ट्रॉन इस घर में। अब इसका कोई कहे एटॉमिक रेडियस, तो जो समझ में बातें आती है वो कितना बात आता है कि इस न्यूक्लियस से इसकी दूरी, यही ना रेडियस है जी। नाप लिए, एक बीतता, आधा बीतता, यही तो है एटॉमिक रेडियस। और क्या होना चाहिए? एटम इज स्फेरिकल, ये पहले से भाई लोग बोले, ये थॉमसन भाई साहब बोले थे कि एटम इज स्फेरिकल। एटम गोल होता है, तो गोल होता है तो डायमीटर होगा,
डायमीटर होगा तो आधा डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे। अभी सोडियम है, तो सोडियम है तो है, इसके सेंटर पे भी तो न्यूक्लियस होगा। अंतर सिर्फ ये होगा कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 गो प्रोटॉन होगा, इसमें 11 प्रोटॉन होगा। बाहर में फिर से घर ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अगले वाले में रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये लाल क्यों हो गया? इसको भी पीला ही होना चाहिए। हाँ, ये सब कुछ कुछ करेगा तब ना, हर सुंदर चीज करने में जो है ना मेहनत लगेगा ही। ऐसे ही कुछ कर दीजिएगा तब कुछ नहीं लगेगा। देखिए, देख रहे हैं ना बदमाशी। देखिए देखिए देखिए, हाँ, 2 8 1। बस दिखाई दे रहा है कि सोडियम जो है लिथियम से तो बड़ा है। यही इस टॉपिक के अंदर में ऐसे ही सब बात पढ़ना होता है, कौन बड़ा एटम कौन छोटा एटम। तो देखिए, यहां से लेकर के इसकी दूरी यहां से लेके यहां तक, यही इसका एटॉमिक रेडियस। तो किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिफिनीशन क्या लिखेंगे? तो डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, nucleus of an atom and the outermost orbit या orbital in which electron are placed। outermost सबसे बाहर वाला, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो कोई भारी बात है जी? एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन nucleus of an atom to outermost orbit in which electrons are placed, in which electrons are प्लेस्ड। केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट लिखने से भी काम हो जाता है, थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, जहां तक कि उसका इलेक्ट्रॉन हो, है ना, जहां तक उसका इलेक्ट्रॉन हो। कॉन्सेप्ट और होता है जी कि ऑर्बिट और भी पॉसिबल होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होता है ना, दैट इज कॉल्ड वैकेंट ऑर्बिटल। वो है, ऑर्बिट तो है लेकिन वो खाली है, तो उसको नहीं लेना है। outermost orbit in which electrons are placed called as atomic radius। और ये एटॉमिक रेडियस एटम टू एटम बदलेगा कि सेम रहेगा? कोई ऐसा साइंस नहीं है कि लिख दें 2 मीटर और सभ्य एटम का रेडियस ये 2 मीटर होगा, ऐसा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर बार बदल जाएगा, हर एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी, प्रोटॉन की संख्या बदलेगी, तो एटॉमिक रेडियस भी अपने आप ही बदलेगा। हाँ, तो ट्रेंड होता है जो हम लोग को जानना होता है कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ग्रुप वाइज इंक्रीज करेगा, पीरियड वाइज इंक्रीज करेगा, ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस नेचर ऑफ एटम पे ही डिपेंड करता है, ये बाहर से और कोई बात नहीं कि एक कांस्टेंट वैल्यू रख देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए बोर साहब फॉर्मूला दिए हैं, आप सबको शायद याद है, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, है ना। ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ये बोर साहब का फॉर्मूला है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोर्स रेडियस।
तो हर बार बदल जाएगा, नंबर पर भी बदलता है, जेड बदलता है, हर बार बदल जाएगा। लिखिए साहब, सोचने का कोई जरूरत नहीं है, लिखना है। Distance between nucleus of an atom to outermost orbit in which electrons are placed called atomic radius. गधा सा, ऐसे करिएगा, है ना। एटॉमिक रेडियस अब अगले स्टेप में दिखेगा आपको, तीन टाइप का होता है। एक कोवेलेंट रेडियस, एक मेटालिक रेडियस, और एक वैंडरवाल रेडियस। तीन तरह का एटॉमिक रेडियस होता है। क्यों तीन तरह का होता है ये भी बताएंगे, है ना। ये एटॉमिक रेडियस तो सीधा सीधा बात था ही है, तो तीन तरह का क्यों होने लग गया, कारण है। तीन तरह का होने लगने का कारण है। हाँ, यहाँ तो खड़े ही नहीं होना है। लिखिए 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 जल्दी से, समझना है देरी से, लिखना है जल्दी से। पूरा फोटो दिखाने के चक्कर में है लगता है पीछे। हाँ, अभी यही चलेगा। फोटो खींच खींच के लाए गांव से, अब दिखाएंगे सब कि देखो मेरा। हाँ, यही चलता ही है। रूम पे लेते जाइए दिखाने के लिए, क्लास में नहीं, क्लास में पढ़ लीजिए और रूम पे चले जाइए, जिनको जिनको दिखाना है। अब ठेकुआ लेके आया होगा, आगे जम के खाइए, अब फोटो देखिए। उसी का ठेकुआ, उसी का फोटो तो देखना है। क्या जाता है, क्या जाता है। एटॉमिक रेडियस तीन तरह का होता है। एक्चुअली में क्या है ना, तीन तरह का क्यों होने लगा ये बताते हैं। तीन तरह का क्यों होने लगा। कोवैलेंट रेडियस, दूसरा मेटालिक रेडियस। ये सब स्लाइड आप ही लोग के लिए बनाते हैं जी। तीनों को देखो एक साथ पहले रखेंगे, फिर अलग अलग बताएंगे। वैंडरवाल रेडियस, तीन तरह का रेडियस है। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैंडरवाल्स रेडियस। एक्चुअली में क्या हुआ कि एटम जो है वो अकेले अकेले पाया नहीं जाता है, जाता है पाया। अब नन मेटल होगा ना तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे H2, Cl2, N2, O2। हाइड्रोजन आपको H के फॉर्म में नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा, H2। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगा, O2।
तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ये एटम पाया जाता है किस रूप में? तो मॉलिक्यूल के रूप में, और मॉलिक्यूल का रेडियस निकालना है यहां पे, इसलिए नाम पड़ेगा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। मेटालिक रेडियस, अब लोहा, तो लोहा का तो पूरा का पूरा एक बार मिलेगा, रड मिलेगा, एक लोहा का एटम थोड़े ना मिलेगा, यानी कि ढेर सारा लोहा एक जगह पे मिलेगा। लोहा मेटल के रूप में, सॉलिड के रूप में मिलेगा। मिलेगा तो एग्जिस्टेंस आयरन के रूप में ही, लेकिन ढेर सारा आयरन 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 का एटम मिल करके ना कुछ बनेगा। दैट इज बाय मेटालिक रेडियस। ठीक है। और ये ऊपर से थोड़ा है कि मॉलिकल मॉलिकल भी ना अकेले अकेले नहीं रहता है। एक फोर्स जिसको आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन साहब इतना महान है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कवर करने के बाद हम लोग के बीच भी लगता है क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बोले हर दो बॉडी के बीच लगता है। आप जाने पहचाने या नहीं पहचाने, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अलग बात है कि किसी किसी बीच में जान पहचान होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, लेकिन ग्रेविटेशन तो सब में लगता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में जब कोई दो मॉलिक्यूल है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह लगता है, उसको कहते हैं वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आप लोग सुने होंगे इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कहते हैं वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दो मॉलिक्यूल पास रहेगा, तो वहां पे जो रेडियस निकलेगा उसको कहेंगे हम लोग वैन वाल रेडियस, दो मॉलिक्यूल के बीच। ठीक है। तो तीन तरह का एटॉमिक रेडियस डिफाइन होता है, पहला कोवेलेंट रेडियस, दूसरा मेटालिक रेडियस, और तीसरा वैन वाल रेडियस। बनाइए ना, हाँ बना लिए, तो एक एक करके पढ़ेंगे फिर। कोवेलेंट रेडियस है ना, ये आप लोग के लिए ही बनाते हैं कि तीनों एक जगह पे रहेगा, दिख जाएगा कि हाँ तीन तरह का रेडियस था। हाँ, और नहीं तो मेरा क्या, एटॉमिक रेडियस के अंदर में कोवेलेंट रेडियस है, फिर पढ़ना शुरू। लेकिन आपको थोड़ा सा फायदा ज़्यादा होगा, इसलिए लिखने पे कोताही नहीं करिएगा। अच्छा ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे हम। बढ़े छो को तो अछरे, दो दो चार दो छः, वो भी रेडियस कॉमन लगा दो तो तीन ठो। ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, देखिए एक्चुअली में एक लाइन लिखते हैं, नॉन मेटल existing molecular form that is generally as covalent molecule। है ना, नॉन मेटल जो है जनरली किस तरह के मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है? हाँ, अभी देखिए बोर्ड का परीक्षा चलेगा ना 2 महीना बाद फरवरी में, तो यूट्यूबर सब जो है ना, यूट्यूब से जो न्यूज लेने वाला वो पूछते रहता है +2 वाला बच्चा को, हाइड्रोजन का फार्मूला बताइए। अब बचपन जो परीक्षा देने जाता है कंफ्यूजन में बोलता है H, तो देखता है देखिए ये +2 का विद्यार्थी है, हाइड्रोजन का फार्मूला ना बताया। तो हाइड्रोजन का फार्मूला जब कोई पूछ रहा है तो H बोलने का है क्या? वो तो एटॉमिक सिंबल है। हाइड्रोजन का फार्मूला पूछ रहा है मतलब हाइड्रोजन गैस,
जो H2 के फॉर्म में प्रेजेंट। कोई ऑक्सीजन का फॉर्मूला पूछेगा तो वो नहीं बताना है, क्या बताना है, O2, है ना। तो बुड़बक बनाता है, मतलब ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन बुड़बक बनाने के लिए। वो जानबूझ के पूछता भी इसीलिए कि पूछेंगे तो बोलेगा वो, तो कहेंगे ऑक्सीजन का भी फॉर्मूला ना जानता है। अब देखिए आप सुनते रहिएगा हमारे साथ। H2 मॉलिक्यूल को देखते हैं बनता कैसे होगा। तो जितना आप पढ़े पहले से, उसमें पढ़े हुए कि हाइड्रोजन को एक वो एटम है और एक ठो बाहर में इस तरह का दूसरा हाइड्रोजन एटम ऐसे, और इसमें ऐसे। अब ये दोनों के पास में बाबू एक एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल बनाए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा, काय के लिए, हाँ बॉन्ड बनाने के लिए। तो बॉन्डिंग करने के लिए जब एक दूसरे के नजदीक आएगा तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने का मतलब होता है ये, देखते रहिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। देखिए कहां पे शेयरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया या नहीं हो गया, बोलिए। शेयरिंग से ऑर्बिट एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया है ना। तो ओवरलैप कर गया ना इतना दूर जगह, तो बताइए जब ओवरलैप कर गया तो कॉमन एरिया हो गया ना ये जी, ये एरिया कॉमन हो गया या नहीं हो गया, बताइए। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, H2 मॉलिक्यूल का। ये हाइड्रोजन एटम था, ये हाइड्रोजन एटम था, ये हाइड्रोजन एटम है, और ये क्या बना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल, बोलिए, तो बोलेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्यों कोवेलेंट मॉलिक्यूल, चूंकि बॉन्डिंग शेयरिंग करके बना है। जो बॉन्ड शेयर करके बनता उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिएगा आप, देखते रहिएगा, खाली कंसंट्रेशन इधर उधर ना होना चाहिए। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच की दूरी ये, ठीक है। और इसको अब कर देते हैं आधा, ये दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलिएगा आप, कोवेलेंट रेडियस। और यहां से यहां जो दूरी है ना, इसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, बॉन्ड लेंथ। और इसके आधा दूरी को क्या बोलते हैं, आधा दूरी को क्या बोलते हैं, आधा मॉलिक्यूल। इसके आधा दूरी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। नहीं हुआ, कोवेलेंट रेडियस। चूंकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो उसका रेडियस आपको निकालना है, उससे निकालना है। तो ये तो इस तरह से बनता है, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को आधा कर देंगे, निकल जाएगा कोवेलेंट रेडियस। एकदम मैथमेटिकली डिफाइंड है। क्या, हाफ ऑफ द, डिफिनेशन बना रहे हैं, लिखवा नहीं रहे, बना रहे हैं। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर दो न्यूक्लियस के बीच का, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल कॉल्ड एज, क्या दिक्कत, दिक्कत है क्या। तो कोवेलेंट रेडियस का डिफिनीशन क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, हाफ इंटू, क्या लिख दें जी, बॉन्ड लेंथ। किसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ,
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। चलिए अगले स्लाइड में सब लिख देंगे। उतारिए। हाँ तो अब देखिए क्या है, उतारिए जल्दी से। उतारिए जल्दी से। ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो लगता है इलेक्ट्रॉन पे ही ब्लू वाला ओवरलैप कर गया है। तो नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है एक्चुअली में मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसलिए नॉन मेटलिक नॉन मेटेलिक एटम का जो रेडियस मेजरमेंट होगा उस रेडियस को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। और कैसे निकलेगा, तो आधा गुना बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसको कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि जिस मॉलिक्यूल में 5 गो एटम रहता होगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन रहता होगा, उसका नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, सभी का नहीं निकलेगा क्या। लेकिन ये दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को मेजर करना है, चाहे एटम कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है ना। एक तो करके देखें क्या। अच्छा, सबसे ज्यादा जानता होगा तुम लोग CH4 को, है ना, CH4 को तो सब जानता होगा। हम्म, बड़े डिफिनीशन, बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two atom of a molecule known as bond length। कोवेलेंट रेडियस, एक तो लिख ही दिए हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two atom of a molecule। इसी पूरे को ना कहते हैं जी बॉन्ड लेंथ, known as covalent radius।
क्वेश्चन, bond length of chlorine molecule is 198 picometer. Calculate the atomic radius of chlorine. अब यहां पे जो एटॉमिक रेडियस कह रहा है वो कोवेलेंट रेडियस ही है, अपने से समझना पड़ेगा, है ना। 99 बना दिया सब्जी। लिखे आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कह रहा है, एटॉमिक रेडियस के नाम से ही इसको जाने, और एक्चुअली में है ये कोवेलेंट रेडियस। बराबर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बॉन्ड लेंथ, तो आधा गुना 198 पिकोमीटर, क्या 99 पिकोमीटर। अरे इसको भी न्यूमेरिकल के हिसाब से देख के चिंता कर रहा है तुम लोग यार, कि सर न्यूमेरिकल दे दिए। अरे उसको एक्चुअली में हम न्यूमेरिकली समझा दिए आपको। ठीक है, ठीक है जी। अब बता रहे थे कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में कोवेलेंट रेडियस कैसे मेजर करते हैं, यही ना लिखा। लिखो लिखो, इधर उधर रहते हो बिजी। देखो कोवेलेंट रेडियस in case of polyatomic molecule, CH4 कार्बन में देखना जी 4 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, हाइड्रोजन। चलिए मैं ऐसे हमको मीथेन बनाने का मन नहीं करता है, हम थोड़ा सा
डिजाइनर मीथेन बनाना चाहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका भी, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका भी, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका भी, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका भी। क्या यही ना? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब ये कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, टास्क थोड़ा मजबूत है इसलिए आराम से ही देखिए। 4 इलेक्ट्रॉन रखा है तो कार्बन का न्यूक्लियस होगा, जहां कार्बन लिख दिए वहां न्यूक्लियस समझ लीजिएगा। बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इधर हाइड्रोजन एटम होगा, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, हुआ ना शेयर। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं, कौन सा जगह शेयर हुआ है देखना, इसके बाद ही दिक्कत होने वाला है। ओहो, ये क्यों, कौन सा जगह, तो बोलेंगे सर यही ना, यही ना वो कॉमन जगह है, ये वाला, ये कॉमन जगह है क्या, और ये कॉमन जगह है, ये, और ये भी कॉमन जगह है। बोलिए, ये हो गया ना मीथेन जी, क्या, तो कॉमन जगह था और मीथेन हमने बना दिया हुआ है। अब आप देखिएगा न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस, अब कार्बन मिटा दे रहे हैं, कार्बन के जगह पे हम न्यूक्लियस बना दे रहे हैं, तो कार्बन के जगह पे न्यूक्लियस बना दिए, और हाइड्रोजन के जगह पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बना दिए, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बना दिए यहाँ पे, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बना दिए यहाँ पे, यहाँ भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बना दिए। अब बोलिए, कार्बन के न्यूक्लियस से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस की दूरी को क्या कहते हैं? बोलिए, बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ ही तो है, और इसी बॉन्ड लेंथ को आधा कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो दुए एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ना बॉन्ड लेंथ कहेंगे, चाहे मॉलिक्यूल वो 2 एटम से बनाओ, चाहे 4 एटम से, चाहे 10 एटम से, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 एटम के बीच के जो न्यूक्लियस का दूरी होगा उसको बॉन्ड लेंथ कहेंगे, और उसको आधा कर देंगे तो उसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। इसी के आधा को हम लोग कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। अब आप कैसे बनाइएगा सोचिए, है ना, आपके लिए तो समझ ही गए। ये CH4 है, एक्चुअली में हम वैसे नहीं बनाना चाहते, जानते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बनाना चाहते, इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का दिखाई दे देता है। अब आप लोग बड़े हो रहे हैं ना, बॉन्ड एंगल देखिएगा 109.28 डिग्री होता है 2 बॉन्ड के बीच का, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे बना दिया ताकि बॉन्ड लेंथ दिखाई पड़े ज्यादा, है ना, ऐसे टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होता है। चलिए क्या कीजिएगा, देखिए इसका, हम लोग कुछ कुछ सोचता रहता है, नहीं, कुछ कुछ सोचता रहता है। अच्छा, चिल्ड्रन डे का पार्टी चाहिए सबको। हम लोग बच्चा है जी।
ठीक है, तो टॉफी खिलाया जाएगा, क्या जाता है। टॉफी कल बांटा जाएगा। हाँ, जिनके जिनका जन्मदिन है वो टॉफी बांटने के लिए जाने जाते थे। हैं, तो बांटा जाएगा। फोटो पाने से डरना नहीं रहता, फोटो से ही बातें होती, उससे विजुअलाइजेशन हो जाता, समझ ज्यादा आ जाता। और बेसिकली जो है समझना ही है बातों को, लिखा तो सब जगह पे है। बढ़े। मेजर बताए थे टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट 109 डिग्री 28 मिनट। ये यहाँ पर का बात नहीं है, वो आगे चल के देखेंगे, बॉन्डिंग चैप्टर में मिलेगा ये यहाँ पर तो सबका सेम ही होगा ना, ये लेंथ क्यों अलग अलग होगा। हाँ, तो वो तो सबका सेम होगा, सारा मॉलिक्यूल एक जैसा, सारा बॉन्ड एक जैसा। हाँ, बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं, और हर एक बॉन्ड टूटने के बाद पोटेंशियल एनर्जी बदल जाता है। इसे बॉन्ड लेंथ तो बराबर होगा लेकिन बॉन्ड एनर्जी बराबर नहीं होता है ना। ये चारों को बॉन्ड है ना जी, चारों का एनर्जी बराबर नहीं होता है, ये बता रहे थे। बॉन्ड लेंथ तो बराबर ही हो। बढ़ रहे हैं। मेटालिक रेडियस, एटम ऑफ मेटल एलिमेंट exist in their atomic form as solid metal atom, as solid metal atom। सुनोगे बाबू, देखो, अब आयरन दिमाग में ला ले आओ। आयरन का न्यूक्लियस और आयरन का बाहर वाला सब इलेक्ट्रॉन, आयरन का न्यूक्लियस और आयरन का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सब, एक आयरन एटम ये है और दूसरा आयरन एटम ये बताएं, और ढेर सारा आयरन एटम एक साथ एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बार यानी सॉलिड रड। लोहा का देख लीजिए तख्ता। तो इतना सारा एटम एक साथ रहता कैसे होगा। क्या इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन नहीं करते हैं क्या। करेगा ना जी। जब ढेर सारा एटम एक साथ आप रख रहे हो तो हर एटम का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा।
हर एटम का न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपल ही कर रहा होगा। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है तो फिर साथ कैसे है, ढेर सारा एटम एक साथ। यहां अट्रैक्शन का कहां पे जगह दिखाई दे रहा है, एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। बताइए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, है ना, ये एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो यहां पर बेसिकली ना चार तरह का चीज दिखाई दे रहा है, सुन रहे हैं सब। रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम दिखाई दे रहा है, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between nucleus of A atom and electron of B atom. Force of attraction from nucleus of B atom and electron of A atom. चार तरह का फोर्स लग रहा हो। मान लो यदि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन का मैग्नीट्यूड सब मिला के रिपल्सन का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है, तो कितना नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, 10 न्यूटन। इसी 10 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दो एटम एक दूसरे के साथ रहता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे दो मेटल एटम एक साथ है, उसके दूरी को आधा कर देंगे तो इस आधा डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया क्या होता है? मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यार एकदम दुनिया जैसा है। आप रहते जहां पे हो, देखो पड़ोसी के साथ बनेगा नहीं, हमेशा झगड़ा होते रहेगा। कभी वो छज्जा निकाल दिया, राइफल बंदूक लेके दोनों खड़ा है, कभी खिड़की खोल दिया, सब कुछ नहीं किया। रोज झाड़ू पड़ेगा ना, तो जो गंदगी है वही घर बदलने गिर गया। रिपल्सन होते ही रहना है, लेकिन फिर भी सब साथ रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो अट्रैक्शन होने का कारण भी कुछ होता होगा। अब देखो बगल वाला के घर में यदि कुछ हो जाए तो सबसे पहले दौड़ के भी बगले वाला जाएगा, भले बोल के जाएगा, काम तो हम ही दिए तुमको, लड़ते रहते हो हम ही से सब दिन। बस वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच हमेशा रिपल्सन लगेगा, उसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस हमेशा रिपेल करेगा, लेकिन उसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जैसे बगल वाले घर वाले चाचा जी कहते हैं ना, भैया नहीं ठीक है, बेटवा तो बढ़िया है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत, उसके लिए कुछ कहो तो ठीक नहीं है। लाइक दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, शादी ब्याह में सब साथ हो ही जाते हैं। तो बस वही मामला यहाँ पे बन रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, इसीलिए ढेर सारा एटम एक साथ रहता है। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एक साथ रहता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दो एटम जितना दूरी पे स्टेबल होगा, उसका आधा दूरी को मेटालिक रेडियस कहते हैं। तो सरकार नियम बनाया ना कि दो घर बनाते हैं अगल बगल में तो 3 फीट जगह कम से कम छोड़िएगा, तो वो 3 फीट का आधा कर दीजिए, या फिर 3 फीट हम छोड़ेंगे 3 फीट वो छोड़ता है,
6 फीट हो गया, तो 3 फीट का रेडियस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ताकि आप छज्जा निकालिए, आपका जल्द जब मन हो खिड़की खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ऐसा नहीं किए हैं तो कानूनन गलती में दोनों है, तब फिर कंप्रोमाइज करिए, रोज झाड़ू फेंकेगा, गंदगी फेंकेगा रोज। ठीक है, तो वही रेडियस है, 3 फीट वाला रेडियस, दैट इज मेटालिक रेडियस। बनाइए फोटो, यही लिख देना है, अब और क्या करें। दो मेटल एटम के न्यूक्लियस की दूरी, दो मेटल एटम के न्यूक्लियस की दूरी के आधा को हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। थोड़ा कंसंट्रेट करिए, जिले में इतना ना बातों से गुजरे होंगे इस 11-12 दिन में, आप लोग इतना बात दिमाग में गया होगा कि वही याद आते रहता है, और बगल वाला को कहते रहिएगा, मन करता होगा। ये फोटो दिखा देते हैं, ये वाला से इसका लगता मन नहीं भरा था, और एक ठो ही दिखा देते है ना। तो इसको कंट्रोल करके इसका फोटो दिखा, लेकिन मेरा कितना अच्छा बना, तेरा कितना अच्छा बना। अब ये बोलोगे तो बगल वाला चिड़िया भी सकता है कि वह अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है, तो बोल के क्या जाएगा, हाँ देखेंगे इस बार लगता है आईटी करिए जाएगा। मतलब यही तो सुनना है, मतलब यही सुनना है कि तुमको यदि ऐसा लगने लगा है तो शायद हम कर जाए बड़े। बढ़े, किसको कहेंगे मेटालिक रेडियस, लिख दें आप। मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको कहेंगे, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले रेडियस ही डिफाइन कर देते हैं ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two nucleus, half of the distance between two nucleus of metal atom which held together by metallic force of attraction. Known as metallic radius। और metallic radius बराबर यदि ऐसे लिखना है तो हाफ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, टू मेटल एटम। टू मेटल एटम। और मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से जनरेट हो रहा है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
the force of attraction in between nucleus of one atom and electron of बगल वाला एटम नहीं, नेबर एटम बगले वाला ना। The force of attraction in between nucleus of one atom and electron of neighbor atom, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हो, known as metallic neighbor metal atom, मेटल छूट गया, known as metallic force of attraction। हट जाए, ठीक ही। लिखे बड़े, किसको कहते हैं मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गए? दो मेटल एटम रहना है, एक ठो का न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना उसको बोलेंगे मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि एक वो मेटल का एटम और उसका न्यूक्लियस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही होता है, बगल वाला का इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये बगल वाला का बात, अपना घर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो है ही है, बगल वाले से कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। कहां पे देखो, ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि दो गो एटम एक साथ कैसे रहता है, तो हम बताएं चार तरह का फोर्स लगता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के साथ रिपल्सन, लेकिन इसका न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा यदि उस फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो दोनों साथ रहेगा, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ए कॉमन टाइप ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होता हम दोनों के बीच, लेकिन लगता तो है क्या? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये आपके बिना कहे हुए, आपके बिना मन के लगेगा। पृथ्वी पर हर दो बॉडी के बीच लगता है कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही यदि कोई दो मॉलिक्यूल है तो उसके बीच क्या लगेगा? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट इज कॉमन टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये आपके मन से और आपको पूछ के नहीं लगना है, ये लगता ही लगता है। यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, ये रिपल्सिव कभी नहीं होगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक क्या, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हैं। लगेगा किसके बीच? एक्ट इन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं कि वो मॉलिक्यूल सेम ही हो, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दो मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। यूनिवर्सल कहने का मतलब हर हर मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा आप लोग डेली डेली आइएगा, आप लोग कम आते हैं, लेकिन इस बार छठ के बाद जो है ना, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। हाँ, ऐसे सोच के। कल आइए, टॉपिक खिलाते हैं। काहे नहीं आइएगा, आइए। टॉ- नहीं तो आप लोग का टॉफी रख देंगे, 15 तारीख को खा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब डर रहे हैं हम, 14 तारीख आ गया तो। हाँ, उसके बाद किटी पार्टी पूरा मनाएं। देखिए,
अब देखो ये लगेगा कैसे, दो मॉलिक्यूल के बीच लगेगा कैसे। बढ़े बढ़े। देखो एक मॉलिक्यूल बताए थे अभी आपको, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसे लाइक दिस। बड़ा खराब बना जी। गोल बनाना है। आज पढ़ते हैं, ठीक है ये ऐसे ही बनेगा, चलिए ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल बनाए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, फिर से यही वाला। बड़ा खराब बनता है। चलिए थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। अब ये भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दिखाई दे रहा होगा सबको। और एक दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल भी तो एक साथ रहता है, ढेर सारा ऑक्सीजन गैस एक साथ रहता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी एक साथ रहता है। तो ये एक साथ जो रहेगा, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या नहीं, उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। बस इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इस अट्रैक्शन पर जितना दूर में मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उसके आधे डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वैंडरवाल रेडियस। डिफिनेशन मिला जुला के वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वही है, लेकिन वहां एटम था, यहां पर क्या हो गया, मॉलिक्यूल। और जब कभी कोई इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करे, तो आपको ऐसे ही सोचना है, दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, H2 के बीच, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीवाल वाला हो गया। देखो सिर्फ यहां पर अंतर कर देना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दो है, लेकिन डिस्टेंस कौन सा है, इंटर न्यूक्लियर। डिस्टेंस कौन सा है, न्यूक्लियस के बीच की ही दूरी है, लेकिन कौन से चीज में, तो मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस, एटम्स के नहीं।
बनाइए बनाइए बनाइए। अरे गधा, तुम लोग इधर माहौल खराब करने पे लगा रहता है। बाहर में तो ठंडा लगता है। देखें, खोल के देखिए ना, कितना सारा दिया है। हर बार कोई ना कोई गलती ये करता है। ये हटाना था। नहीं, तुम लोग का डीपीपी है। टेस्ट देना चाहता है क्या तुम? तुरंत तुरंत तो बस ले लिया जाएगा। लीजिए, एक एक तो दे दीजिए, तो ये एक एक तो हम मेरे पास भी रख दीजिएगा। नहीं नहीं, टेस्ट नहीं है। टेस्ट देगा, उसमें आंसर है वैसे। लोग तो अच्छा ही रहेगा तुम लोग। 1.1 इस 1.2 से स्टार्ट कर दी। हम्म, देखिए, यहाँ से देखना चाहिए 1.1, ये भी दे ही दीजिए। 2 पहले दिए। लिखे, इसको लिख देना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन। हाँ, डीपीपी है जी, पीरियोडिक टेबल जो पढ़ा है ना, उसी का क्वेश्चन पेपर। वो बीच में देखना, वो अल्कोहल फिनोल ईथर पे नजर पड़ रहा होगा, उसको काट देना, वो नहीं कुछ है, वो गलती से शायद आया है ना। बना दिया। अरे वाह, आसान भी है। पढ़ के देखिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and electron of neighbor atom of the force of attraction in between nucleus of atom of one molecule and electron of atom of and electron
इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑफ नेबर मॉलिक्यूल known as van der Waals force of attraction. है ना? और वैन डर वाल रेडियस को डिफाइन करना है। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर distance, half of the internuclear distance half of the internuclear distance between two atom of neighbor molecule known as van der Waals radius। इसको बोर्ड में खोल करके अगले दिन बताएंगे, आप लोग बना लीजिएगा। अरे तो फिर इस पे खोल करके बताएंगे। वैसे कुछ बताने लायक बहुत भारी सवाल नहीं है, बन जाना चाहिए। एक बार टिक लगा लीजिएगा अपने से, कलम से। ये नहीं कि बस कॉपी में मोड़ के रखे हो, याद आया बरमा पास करने के बाद कि अच्छा ये सब तो पहले से दिए थे सर, लिख दिए। अब ये तीन तरह का जो रेडियस आप देखें ना, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, ये तीनों में सबसे छोटा कौन रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। देखे ना, उस जगह में भी कट गया था बीच में जगह। मेटालिक रेडियस उसके बाद बड़ा, और सबसे बड़ा वैन डर वाल्स रेडियस है ना, इसमें ज्यादा दूरी है। तो सबसे बड़ा होता है कौन? वैन डर वाल्स। सबसे छोटा कोवेलेंट। ठीक है, तीन तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी समझिए हो गया। पहले वाले को कहेंगे कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे वाले को कहेंगे मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरे वाले को कहेंगे जिसमें सबसे मजबूत होगा कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे कमजोर होगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू रेडियस। कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा, तब मेटालिक रेडियस, और तब वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा। काहे मनवरिंग कर रहे हैं जी? अगले दिन टॉपिक खिलाएंगे, ठीक है? इसलिए
डर चिढ़ना नहीं है एक दूसरे पे। अगले दिन जब आइएगा ना 15 तारीख, तो 14 तारीख का टॉपिक खिला दें, है ना। और एक दो टेस्ट लिए होंगे पहले, उसका रिजल्ट भी दे देंगे। दिए थे सब। टेस्ट का रिजल्ट नहीं, टॉफी तक ठीक है। हाँ रिजल्ट दे देंगे। अकॉर्डिंग टू फोर्स कोवैलेंट, आज तो याद दिलाए हैं आप। अकॉर्डिंग टू फोर्स कोवैलेंट फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तब मेटालिक फोर्स, और तब वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी सबसे मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवैलेंट फोर्स, तब मेटालिक फोर्स, और तब वैंडर वाल फोर्स। लिख दीजिए। कोई समस्या है बता दीजिए। वो समस्या तो सॉल्व हो ही जाएगा।